नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जी को। कुलविंदर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी सुनने वालों को। तो ज्यादातर बड़े खिलाड़ी यूएस ओपन में जीत के साथ उन्होंने शुरुआत की है। देखिए, जैसा कि रैंकिंग है और जैसा उनके पिछले प्रदर्शन है उसी के मुताबिक चला है। और वैसे ये मैं मान के चलता हूं और सभी को ये मानना पड़ेगा कि एक ना एक उलटफेर जरूर होगा इस टूर्नामेंट में। चलिए, इसके साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरों पर आपसे होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नोवाक जोकोविच और कैरोलिना प्लिस्कोवा यूएस ओपन टेनिस के दूसरे दौर में। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज होगा तीसरा 2020 मैच। भारत से बाहर पहली बार शीर्ष 20 में रही गोल्फर त्वेसा मलिक। और भारत 2021 में पहली साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की। न्यूयॉर्क में यह खेला जा रहा है। क्या कुछ रहा पहले दिन, कौन कौन से खिलाड़ी जीते और किन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा, आइए सुनते हैं अतहर सईद की इस रिपोर्ट में। शीर्ष वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा, पूर्व नंबर 1 जापान की नाओमी ओसाका और 5वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने कल अपने अपने मुकाबले जीतकर वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। प्लिस्कोवा ने यूक्रेन की एनालिना कलिनिना को आसानी से एक तरफा मुकाबले में 6-4, 6-0 से पराजित कर दूसरे दौर में जगह बना ली। उन्होंने ये मुकाबला मात्र 62 मिनट में जीता। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी और नंबर 2 सिमोना हालेप के कोरोना महामारी के कारण टूर्नामेंट से हट जाने से प्लिस्कोवा को यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता मिली है। वो अपने करियर में दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम में शीर्ष वरीय खिलाड़ी के रूप में उतरी हैं। उनका अगला मुकाबला 32वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिन गार्सिया से होगा, जिन्होंने इटली की जास्मिन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से हराया। पिछले सप्ताह चोट के कारण वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के फाइनल से हटने वाली पूर्व नंबर 1 और चौथी वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने अपने ही देश की मिसाकी दोई को 3 सेटों तक चले मुकाबले में 6-2, 5-7, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। 2018 में चैंपियन ओसाका का अगला मुकाबला कैमिला जॉर्जी से होगा, जिन्होंने एलिसन वान ययुतवांक को 2-6, 6-1, 7-5 से हराया। लातविया की 30 वर्षीय अनस्तासिया सेवास्तोवा ने अमेरिका की युवा खिलाड़ी 16 वर्षीय कोको गाफ को 3 सेटों में 6-3, 5-7, 6-4 से हराकर वर्ष की अपनी पहली जीत दर्ज की। जर्मनी की एंजेलिक कर्बर भी दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्होंने पहले दौर में अजला तोमोल जनोविच को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा ने रोमानिया की इरीना कैमिलिया बेगू को 6-3, 6-2 से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया। 8वीं वरीयता प्राप्त क्रोएशिया की पेत्रा मार्टिच भी जीत के साथ शुरुआत करने में सफल रही। उन्होंने चेक गणराज्य की टेरिजा मार्टिनकोवा पर 5-7, 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बोस्निया हर्जेगोविना के दामियर जुमुहुर को 6-1, 6-4, 6-1 से मात दी। 5वीं वरीयता प्राप्त ज़वेरेव ने 2017 के फाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को कड़े संघर्ष में 7-6, 5-7, 6-3, 7-5 से पराजित किया। 7वीं वरीयता प्राप्त डेविड गॉफिन भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास ने स्पेन के अल्बर्ट रामोस विनोलास को एक तरफा मैच में 6-2, 6-1, 6-1 से हराया। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। सबसे पहले अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो वहां आशा के अनुरूप प्रदर्शन। बिल्कुल, आपने सही कहा आनंद, क्योंकि जिस तरह से जो रैंकिंग है और जो पिछला प्रदर्शन है उसके आधार पर सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीते और ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है और ये दुनिया का दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। सबसे पुराना 1877 में विंबलडन शुरू हुआ था, उसके 4 साल के बाद 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी और 140वां साल है। ये आनंद बहुत बड़ी बात होती है, कोई टूर्नामेंट लगातार 140 बरस तक चलता रहे। इसमें भी कुछ काफी हमारे सुनने वालों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि शुरू में ये 93 साल तक यानी कि 1974 तक ये ग्रास पे खेला गया, फिर 3 साल बीच में क्ले पे खेला गया 75 से 77 और 78 से ये हार्ड कोर्ट पे खेला गया। तो ये विंबलडन के बाद दूसरा और तीसरे नंबर पर आता है फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में। तो ये चारों प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होते हैं और इसके लिए हालांकि इस बार इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में 10 में से 7 टॉप के खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट 10 में वो नहीं खेल रहे और महिला वर्ग में 4 टॉप खिलाड़ी नहीं खेल रहे, लेकिन जितने हैं जो उनको रैंकिंग दी गई है उसके अनुसार उनका प्रदर्शन है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, एक आधा उलटफेर शायद देखने को मिले और उसकी आज उम्मीद कर सकते हैं आनंद। आज भारत का भी मैच है।
जी हाँ, आज सुमित नागल कोर्ट पर उतरेंगे, लेकिन जैसा कि हम पिछले 2 बार से देख रहे हैं कुलविंदर की बड़े खिलाड़ियों के सामने वो पहला सेट तो जीत पाते हैं, लेकिन उसके बाद वो ढेर हो जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा अनुभव की कमी, युवा है, 23 साल के हैं नागल, और पिछले साल भी उन्होंने जब इसी टूर्नामेंट में रोजर फेडरर से पहला सेट जीता था, तो रोजर फेडरर ने वो मैच जब जीता तो उसकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा सुमित नागल की हुई कि उन्होंने पहला सेट जीत लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है। लेकिन आज जो है, मैं समझता हूं कि दोनों की रैंकिंग बराबर है। अगर देखा जाए, ब्रैडली क्लाइन जो कि यूएसए की है, उनकी 126वीं रैंकिंग है, सुमित नागल की 127वीं रैंकिंग है। तो रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए दोनों बराबर हैं। तो डिपेंड करता है, 2015 के विंबलडन जूनियर ग्रैंड स्लैम टाइटल भी जीत चुके हैं, तो सुमित नागल को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। लेकिन हाइट का भी फर्क पड़ता है, ये 5 फुट 10 इंच के हैं और ब्रैडली क्लाइन वो 6 फुट के हैं। तो और बाएं हाथ के खिलाड़ी, आनंद, ये बहुत फर्क पड़ता है। जब बाएं हाथ का खिलाड़ी होता है तो उसकी सर्व को, उसकी रिटर्न को देखना और परखना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, बिल्कुल। महिला सिंगल्स में किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने आपको चौंकाया और किन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया पहले दौर में? देखिए, पहले दौर में जिन्होंने मैच जीता उसी को उम्मीद थी। जैसे बात करें एंजेला कर्बर, जर्मनी की बहुत अच्छी और यूएस ओपन की विजेता 2016 की, उसको अच्छी टक्कर दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने, और पहला सेट 6-4 से जीता। लेकिन दूसरे सेट में ऐसा लग रहा था कि तीसरे तक जाएगा। 5-2 से पीछे चल रही थी, वो 5-4 पर पहुंच गई। फिर उसके बाद कर्बर ने बहुत अच्छा अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए 1 घंटा 28 मिनट में इस मैच को जीता, और बाद में उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दिए। जो मैं बार बार कहता हूं कि एक आधा उलटफेर होगा, वो ऐसे ही मैचेस में होता है। कल हो सकता था, लेकिन कर्बर जीत गई। तो जिन ने अपने मैच जीते हैं वो आगे के दौर के लिए डिजर्व करते थे। प्लिस्कोवा और ओसाका टूर्नामेंट की 2 बड़ी दावेदार, वीनस विलियम्स और सेरेना को अगर छोड़ दें तो? हाँ, बिल्कुल, ये दोनों हैं। सेरेना तो है क्योंकि वो 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने के करीब है, और मार्गरेट कोर्ट्स ने 24 खिताब जीते थे, तो उसकी बराबरी कर सकते हैं। बाकी ये जो 2 नाम आपने लिए, रिपोर्ट में भी बताया गया, तो मैं समझता हूं कि ये टक्कर देंगे। और क्योंकि खास ज्यादा खिलाड़ी एशले बार्टी नहीं है, सिमोना हालेप नहीं है, उन्होंने अपने नाम वापस लिए इस महामारी की वजह से, तो उम्मीद है कि ये तीनों का नाम ऊपर टॉप पर आएगा। फाइनल इन तीनों में से किसी 2 में होगा। चलिए, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम आपको स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। क्या है संभावनाएं, आइए सुनते हैं नईम की ये रिपोर्ट। इंग्लैंड आज पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में तीसरे और अंतिम 2020 मैच को जीतकर क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में लगातार 6ठी श्रृंखला जीतने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने 2018 में भारत के हाथों 1-2 से हार के बाद पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय में 2020 प्रारूप में अपनी प्रत्येक श्रृंखला जीती है, और वो अपने इस विजय अभियान को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकना आसान नहीं होगा, जिसमें विशेषकर कप्तान मोर्गन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। इंग्लैंड के कप्तान ने पिछले मैच में शाहीन अफरीदी को अपने निशाने पर रखा था, और पाकिस्तान उनकी जगह अनुभवी वहाब रियाज को मौका दे सकता है। इंग्लैंड के गेंदबाज भी शुरू में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे, और ऐसे में डेविड विली को अंतिम एकादश में रखा जा सकता है। मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए ये दौरा अब तक निराशाजनक रहा है। टेस्ट श्रृंखला गंवाने के बाद टीम की कोशिश इस मैच में जीत दर्ज कर श्रृंखला बराबरी करने की होगी। दूसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अनुभवी मोहम्मद हफीज और कप्तान बाबर आजम पर एक बार फिर अच्छा खेल दिखाने का दबाव होगा। लगभग 2 दशक से पाकिस्तान के लिए खेल रहे शोएब मलिक भी बल्ले से उपयोगी योगदान देकर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। इस पूरी श्रृंखला में बारिश ने बहुत ज्यादा खलल डाला है। ऐसे में देखना होगा कि आज मैनचेस्टर में बादल बरसेंगे या फिर दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच होगा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। आत्मसम्मान बचाने उतरेगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है, और इतना बुरा भी नहीं खेला इस सीरीज में। आप चाहे टेस्ट मैच देख लीजिए, चाहे आप T20 का पहला मैच पूरा नहीं हुआ, दूसरे में 195 रन बनाने के बाद आप हारे हैं जी। तो दोनों ही तरफ से इंग्लैंड और पाकिस्तान ने दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये T20 होता ही बल्लेबाजों का खेल है, गेंदबाजों की धुनाई होती है। यहाँ पर सम्मान बचाने की बात है, और पाकिस्तान को यह भी पता है कि उसको आगे अब लंबे समय तक 5-6 महीने तक कोई सीरीज नहीं खेलनी है, तो आखिरी है। आईपीएल में वो खेल नहीं पाते जी। और इसके 2 खिलाड़ी हैं, जैसे मोहम्मद हफीज हैं और शोएब मलिक, जो कि आईपीएल के पहले संस्करण में खेले जरूर थे। तो यहां मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब
टीम में कोई कमी नहीं है। तेज गेंदबाज जो उनके हैं काफी नए हैं, अनुभवी है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करें। वहाब रियाज को मौका देना होगा और मैं समझता हूं मोहम्मद आमिर जो घायल है उनकी जगह उनको मौका दिया जा सकता है। एक और जी, इफ्तिकार अहमद को बाहर रखना होगा। हैदर अली जो 19 साल का युवा उनका राइट हैंड बैट्समैन है, वो डेब्यूटेंट होगा। अगर उनको मौका मिलता है तो वो कुछ कर सकता है, उसको लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक थोड़ा सा जो उनके कोच हैं मिसबाउल हक, आपने देखा होगा दूसरे मुकाबले में माथा पकड़कर बैठे थे और माथा पीट रहे थे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। महेंद्र सिंह धोनी से सीखना चाहिए मिसबाउल हक को कि किसी भी कंडीशन में आप अपना आपाना खोएं। अब खिलाड़ी बड़े स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं जो मैदान पर हैं, तो उनके मनोदशा पे क्या असर पड़ता होगा, वहां से हौसला बढ़ाया जाना चाहिए था। यूनुस खान ये काम कर रहे थे, लेकिन मिसबाउल हक को देखकर थोड़े कंधे झुके। जहां इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड को एक प्रकार से आईपीएल की प्रैक्टिस है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कि ऑस्ट्रेलिया के 17 खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे, इंग्लैंड के भी 10-12 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड पहले जो पावर प्ले है उसमें वो विकेट नहीं ले पाता, ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। और पीछे जो 4 मैच पूरे हुए, 3 शायद आयरलैंड के साथ थे, 1 ये पाकिस्तान के साथ, और कोई 1 विकेट मिला था। तो यहां उनको चेंजेस करने होंगे। उनको साकिब महमूद जो उनको मौका दिया गया था पिछले T20 में, उन्होंने 38 रन दिए लेकिन कोई उनको विकेट नहीं मिला। तो उनके स्थान पर जैसा कि अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि डेविड विले को मौका मिलना चाहिए, दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और वो पावर प्ले में अक्सर विकेट लेते हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये श्रृंखला अब बराबर कर सकता है पाकिस्तान, इंग्लैंड से जीत नहीं सकता, तो इंग्लैंड चाहेगा कि वो जीते और एक बड़े मनोबल के साथ ऑस्ट्रेलिया के सामने आए। जी हां, बिल्कुल। आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, तो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 सितंबर से शुरू होने जा रही 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने एक बार फिर अपने 2020 टीम में दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को जगह नहीं दी है। हालांकि रूट को वनडे श्रृंखला के लिए चुना गया है। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और मार्क वुड की वनडे और 2020 दोनों टीमों में वापसी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद सीरीज से अपना नाम वापस लेने वाले बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। स्टोक्स के पिता को हाल ही में कैंसर पाया गया है और वो उनसे मिलने न्यूजीलैंड गए हुए हैं। 3 मैचों की 2020 सीरीज शुक्रवार से शुरू हो रही है, जबकि 3 मैचों की वनडे श्रृंखला की शुरुआत 11 सितंबर से होगी। 13 मार्च के बाद ये पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर उतरेगी, जो रूट को 2020 में नहीं लिया गया। जी, अब इस समय इंग्लैंड की टीम के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है जी, सबको ट्रायल कर रहे हैं। जो पूरी की पूरी टेस्ट मैच जिसने अभी पाकिस्तान से जीता टेस्ट सीरीज, उसमें एक भी खिलाड़ी T20 में नहीं लिया गया, तो सबको मौके मिल रहे हैं। जो रूट को बाहर रखा गया, लेकिन वापसी हुई है जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक, क्रिस वॉक्स की। मैं समझता हूं कि अभी से वो 2021 में जो T20 विश्व कप होना है उसकी तैयारियां इंग्लैंड ने शुरू कर दी है। मुझे सबसे बड़ी चिंता आनंद इस बात की है कि पहले 3 T20 वो हो रहे हैं साउथहैम्पटन में, जो कि समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है और ये वही जगह है जहां पर टाइटैनिक चला था पहली और आखिरी यात्रा पर। तो वहां अक्सर बेडलाइट भी रहती है, बारिश भी हो जाती है। तो पहले जो 3 T20 है साउथहैम्पटन में, वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। टीम दोनों बराबरी की है और दोनों के खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे और एक साथ अबू धाबी आएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर मौसम ने साथ दिया तो बहुत रोचक ये श्रृंखला होगी T20 और ओडीआई की। क्रिकेट की बात को आगे बढ़ाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के दल के सभी 13 सदस्य कोविड-19 परीक्षण में नेगेटिव आए हैं। इस टीम के सीईओ केएस विश्वनाथन ने आज पीटीआई को ये जानकारी दी। पिछले सप्ताह की शुरुआत में हुए कोविड परीक्षण में ये सभी पॉजिटिव पाए गए थे। भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर और भारत ए के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ उन 13 लोगों में शामिल थे जो कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए थे और 14 दिन के क्वारंटीन से गुजर रहे हैं। उधर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन के स्थान पर उनके लेग स्पिनर एडम जैम्पा को अपनी टीम में शामिल किया है। रिचर्डसन ने निजी कारणों के चलते आईपीएल से हटने का निर्णय लिया। जैम्पा के आने से आरसीबी के स्पिन विभाग को मजबूती मिली है। उनकी टीम में पहले ही युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, मोइन अली और पवन नेगी के रूप में अच्छे स्पिनर हैं। जैम्पा दूसरी बार आईपीएल में खेलेंगे। इससे पहले वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चेन्नई के लिए अच्छी खबर।
बिल्कुल सही बात है। और कोई बड़ी बात नहीं कि बाकी और खिलाड़ियों पूरी कोशिश की जा रही है। ये बड़ी एक संतोष की बात है कि टूर्नामेंट अभी भी 19 दिन दूर है और उससे पहले ये सारी चीजें उभर कर आ रही हैं और उससे पार पाया जा रहा है। और ज्यादा एसओपीज का ध्यान रखा जाएगा और ज्यादा प्रिकॉशन लिए जाएंगे। खिलाड़ियों को और ज्यादा, जैसे एक हुआ था दीपक चाहर की एक बात आई थी कि वो बिना मास्क के घूम रहे थे, तो इन सबको और सावधानी लेनी होगी क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एक बड़े समय के बाद, भारत 6 महीने के बाद खेल रहा है, तो उसको होने दिया जाए। और टूर्नामेंट के बीच में भी ऐसी बातें आएंगी, लेकिन ये जो खबर मिली है सीएसके के लिए बहुत ही संतुष्टि वाली बात है कि उनके खिलाड़ी अब नेगेटिव पाए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि पहला मैच अच्छा शुरुआत हो जाए, बीच में कुछ न कुछ होगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन अब भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कुलविंदर जी, यहाँ पर देखिए। तो जिंदगी के साथ भी लगे हुए हैं, हम सड़क पे निकलते हैं, डरते हुए निकलते हैं कि यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। चेन्नई की अगर हम बात करें खास करके, टीम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मीडिया खबरों की माने तो धोनी और रैना के बीच गलतफहमी हुई और वो गलतफहमी सुधारी नहीं जा सकी, जिसके कारण रैना बाहर गए। रैना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। लोग अब ये भी कह रहे हैं वहां पर कि अब चेन्नई का जो पहला मैच मुंबई से होना था वो अब तय नहीं है। अब वो होगा या नहीं होगा, चेन्नई अपना पहला मैच कब खेलेगी, अगर कुछ और खिलाड़ी पॉजिटिव होते हैं तो इस पूरे टूर्नामेंट का भविष्य क्या होगा। टूर्नामेंट की एक और बात बताऊं सीएसके के दृष्टिकोण से कि सीएसके जब भी भारत से बाहर टूर्नामेंट हुआ, चाहे वो 2009 में दक्षिण अफ्रीका में था या 2014 में यूएई में था, सीएसके फाइनल में नहीं पहुंचा। तो इसका रिकॉर्ड भारत से बाहर अच्छा वैसे ही नहीं है। 16-17 में वो बैन की वजह से नहीं खेल पाया। तो अपने उस रिकॉर्ड को सुधारने के लिए कोशिश करनी होगी सीएसके को कि वो इन बातों से उभरे, लेकिन पहला मुकाबला नहीं होगा। और एक बात और बता दूं, पिछली बार 2014 में यूएई में 5 मैच खेले थे मुंबई इंडियन ने, 5 हारे थे। तो ये दोनों टीमों को पहला मुकाबला जो नहीं खेला जा रहा है, सोच रहे होंगे चलो शुक्र है उसके बाद किसी और के साथ मुकाबला, शायद आरसीबी इसको खेल सकती है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं क्योंकि शेड्यूल नहीं बना। गोल्फ की बात करें तो भारतीय गोल्फर त्वेसा मलिक ने 3 अंडर 69 का कार्ड खेलकर चेक लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 20वां स्थान हासिल किया। ये भारत से बाहर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 24 साल की मलिक ने पहले 2 दिन 70 और 72 का स्कोर बनाया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 5 अंडर 211 का स्कोर बनाया। इससे पहले वो पिछले साल दिसंबर में कीनिया ओपन में संयुक्त रूप से 27वें स्थान पर रही थीं। उनका भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर रहा है, जो उन्होंने 2019 में हीरो महिला इंडियन ओपन में हासिल किया था। भारत की एक अन्य गोल्फर दीक्षा डागर ने हालांकि अंतिम दौर में लचर प्रदर्शन किया और वो 7 ओवर 79 के स्कोर के साथ नीचे खिसक गई। इस बीच एमिली पैटरसन ने 18वें होल में ईगल से अंत किया और तीसरे दिन 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। उन्होंने कुल 17 अंडर के साथ 4 शॉट से खिताब अपने नाम किया। भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने आज कहा है कि वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 2021 में पहली साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा। सीएफआई ने इस समिट के आयोजन के लिए कॉन्टार्कटिका नामक कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। साइकिलिंग समिट की शुरुआत में शहर के बीच से साइकिल राइड की शुरुआत होगी, जो आयोजन स्थल तक पहुंचेगी। समिट के दौरान कार्यशाला, मास्टर क्लासेस और जाने माने खिलाड़ियों के साथ बातचीत का आयोजन भी होगा। फुटबॉल की बात करें तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा ने आज अपने कैलेंडर की घोषणा कर दी है। पहले दौर के मैच सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगे। पिछले सत्र में देर तक खेलने वाली कुछ अन्य टीमों को तैयारी के लिए समय दिया गया है और उनके शुरुआती मैच स्थगित कर दिए गए हैं। सभी मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग को उम्मीद थी कि मैचों में सीमित संख्या में दर्शकों को आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन स्पेन में कोरोना वायरस के कई नए मामले सामने आने के बाद बिना दर्शकों के मैच के आयोजन को ही हरी झंडी दी गई है। बार्सिलोना को अपना पहला मैच 27 सितंबर को वियारियल से खेलना है। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच पहला मैच अक्टूबर में कैंप नाउ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच अगले साल 11 अप्रैल को मैड्रिड में होगा। स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी को लेकर असमंजस बना हुआ है। मेसी ने पिछले सप्ताह बार्सिलोना को बताया था कि वो क्लब छोड़ना चाहते हैं। वो कल टीम के पहले अभ्यास सत्र के लिए नहीं आए। वो रविवार को कोरोना वायरस परीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचे थे, जो क्लब के ट्रेनिंग सेंटर में किया गया था। क्या लगता है मेसी के भविष्य पर? देखिए, मेसी ने पहले कह दिया था कि मैं ये क्लब छोड़ रहा हूं और शायद उनकी डील किसी और क्लब से हुई है। जो क्लब उनको खरीद रहा है या खरीदेगा उसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मैं इतना जानता हूं, लेकिन उसका अनुभव उस क्लब के काम आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी ये घोषणा हो जाएगी कि वो किस क्लब की ओर से खेलेंगे।
उधर इटली के फुटबॉल क्लब एसी मिलान ने कल ज़्लाटन इब्राहिमोविच के साथ 1 साल का अनुबंध किया है। क्लब ने उम्मीद जताई कि इब्राहिमोविच के जुड़ने से उनकी टीम 7 साल बाद फिर से चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में जगह बनाने में सफल रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार यह करार लगभग 70 लाख यूरो में हुआ है। कुलविंदर जी, अब समय नहीं है कि आपसे इस पर या किसी और खेल खबर पर चर्चा करें। आप स्टूडियो में आए, विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।